नमस्कार दोस्तों, अभय रिसर्च क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं अभय कुमार आप सबको अभय रिसर्च क्लासेस में स्वागत करता हूं और हम लेकर आ गए हैं 10th क्लास का जो साइंस का क्वेश्चन जो आज जो 21 फरवरी को साइंस का एग्जाम हुआ। फर्स्ट पाली में जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें ऑब्जेक्टिव को हम लोग हल करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो भी बच्चे जितने भी अपना ऑब्जेक्टिव रन कराए हैं उसको मिलाकर अपने अंकों का आंकलन कर लेंगे, कितने नंबर लाए हैं। और वे बच्चे भी इस क्लास को देखेंगे जो अभी 10th क्लास में एंट्री किए हैं और वे प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि देखने से ये क्या होगा कि आपको ये पता चल जाएगा ना कि हमें किस किस पार्ट में कितना हमें ध्यान देना है, एग्जाम कहाँ से आ रहा है, इस सब पर हम लोग को थोड़ा मैंने देखना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को हम शुरू करते हैं। मेरा पहला प्रश्न है कि लेंस की फोकस दूरी एफ एवं क्षमता पी, जो एफ है और जो क्षमता क्या है पी है, ठीक है, हो तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन दिया है एफ दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है। देखिए तो होता क्या है, जो पी पावर बराबर होता है लेंस की क्षमता बराबर सूत्र का होता है 1/f, यानी ये क्या होगा, जो ये भागा में गुना बचेगा, यानी एफ गुने पी बराबर 1, यानी हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। यानी पी क्या है, पी लेंस की क्षमता है, एफ क्या है, फोकस दूरी है, ठीक है, और फोकस दूरी को मीटर मापते हैं और लेंस की क्षमता को डायोप्टर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग है कि थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। कैमरे का कौन सा भाग आंखों की रेटिना की तरह काम करता है। जो कैमरा के जो कौन सा भाग है ना, जो आंख की रेटिना की तरह काम करता है। ऑप्शन दिया है द्वारक, लेंस, फिल्म या शटर। तो हमारा सही आंसर होगा फिल्म। क्या होगा सही आंसर, फिल्म जो होता है, जो फिल्म होता है कैमरा का, वो हमारे रेटिना की तरह होता है, क्योंकि उस पर क्या होता है, उस पर प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के निकट बिंदु और दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। देखिए जो एक स्वस्थ मनुष्य का जो आंख होता है उसका जो निकट बिंदु होता है वे होता है 25 सेंटीमीटर और जो दूर बिंदु होता है वो होता है अनंत। किस में दिया है, ऑप्शन सी में दिया है, तो हम इसके साथ जाएंगे। नेक्स्ट दिया क्वेश्चन कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। तो जो चंद्रमा पर जब कोई अंतरिक्ष यात्री जाता है ना तो उसे आकाश काला दिखाई देता है। किसे दिखाई देगा, काला। क्यों दिखाई देगा, पृथ्वी पर आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि पृथ्वी पर जल है और जल पर जो पानी का परिवर्तन है उसके कारण क्या होता है, ये नीला दिखाई देता है। चलिए यानी जल के कारण, समुद्र के कारण क्या होता है, जो पृथ्वी से जो हम लोग समुद्र देखते हैं चंद्रमा को कहते हैं, जो आकाश है नीला दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, छोड़िए। नेत्र की समंजन क्षमता को कम हो जाने से उत्पन्न होता है। समंजन क्षमता क्या है, समंजन क्षमता के मतलब होता है कि भिन्न भिन्न जगहों पर वस्तुओं को हम लोग देखने की जो क्षमता होती है ना, वस्तु की जगह को बदलकर उसे देखने की जो क्षमता होती है उसी को होता है असमंजन क्षमता। यही असमंजन क्षमता जब कम हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाएगा, उसको हम लोग कहेंगे जरा दृष्टि दोष। क्या कहेंगे, जरा दृष्टि दोष। दो दृष्टि दोष तो कभी नहीं होगा, निकट भी नहीं होगा, वहां जता भी नहीं होगा ना। चलिए अगला दिया ऑप्शन क्वेश्चन कि किसी चालक की प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है। प्रतिरोधकता का तो मात्रक सबको मालूम होगा कि ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर। प्रतिरोधकता का ईसाई मात्रक होता है ओम मीटर। अगला दिया है जूल में कितनी कैलोरी होती है। एक जूल में कितनी कैलोरी होती है, देखिए एक जूल में होती है 0.23 कैलोरी होती है, ठीक है। अगला दिया है विद्युत बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बने होते हैं। तो जो विद्युत बल्ब होता है उसमें जो फिलामेंट होता है वे होते हैं टंगस्टन का। किसका होता है, सी आंसर हमारा होगा टंगस्टन। चलिए आगे दिया क्वेश्चन कि दोहरा परिसंचरण तंत्र है किसमें नहीं पाया जाता है। तो जो दोहरा परिसंचरण तंत्र है ये मेढक में पाया जाता है, मछली में पाया जाता है, सॉरी मछली में नहीं पाया जाता, यही हमारा आंसर हो जाएगा मछली। पक्षी में पाया जाता है और मनुष्य में पाया जाता है। पूछा आंसर क्या, इसमें नहीं पाया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा बी मछली। अगला दिया है यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करता है।
तो जो यूरिया है रक्त में यकृत से प्रवेश करता है और वृक्क में क्षमता है, यानी यहां से यह मूत्राशय में पहुंच जाता है। तो सही आंसर क्या होगा? सी, यकृत। यानी जो यूरिया है शरीर में कहां से प्रवेश करेगा? यकृत से। अगला क्वेश्चन दिया है ग्लूकोज का पुनः शोषण कहाँ होता है? तो जो ग्लूकोज का होता है पुनः अवशोषण होता है पीसीटी में। कहा होता है? पीसीटी में दोबारा जो अवशोषण होता है कहा होता है? पीसीटी में होता है। अगला दिया है कि विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बनने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। जो शरीर में बिना जो हानिकारक पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालने के लिए एक तंत्र होता है, उसको कहते हैं परिसंचरण उत्सर्जन तंत्र। क्या कहेंगे? उत्सर्जन तंत्र। चलो अगला दिया, मेरुरज्जु के आघात से क्या हो सकता है? जब मेरुरज्जु पर चोट लग सकता है, जो दिमाग का जो सबसे निचला भाग होता है मेरुरज्जु, यदि उस पर चोट लग जाएगा तो कौन सा रोग हो जाएगा? लंकवा मार देगा। क्या हो जाएगा? लंकवा। हमारा सही आंसर क्या होगा? लंकवा। क्योंकि घेघा गर्दन संबंधित है, बौनापन ये हार्मोन संबंधित है, और मधुमेह ये भी हार्मोन संबंधित है। अगला है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होना है? मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? लीवर। और सबसे जो छोटी ग्रंथि है वो है पीयूष। वे कौन है? पीयूष ग्रंथि। और मिश्रित ग्रंथि कौन है? अग्नाशय। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पादप हार्मोन कहलाते हैं। तो पादप हार्मोन कहलाते हैं, कौन कहलाएंगे? तो ये कहेंगे फाइटो हार्मोन। पादप हार्मोन क्या कहता है? फाइटो हार्मोन इज द राइट आंसर। पादप हार्मोन को दूसरा नाम फाइटो हार्मोन भी कहा जाता है। चलिए अगला दिया है, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन का उदाहरण है। पत्तियों द्वारा जो कायिक जो प्रवर्धन होता है ये होता है ब्रायोफाइलम में। इसमें होता है ब्रायोफाइलम। इसका राइट आंसर है, क्योंकि प्याज में और जो आलू होता है इसमें तना के द्वारा होता है, जो गुलाब होता है उसमें भी तना के द्वारा होता है, लेकिन ब्रायोफाइलम है इसमें किसी के द्वारा होता है? पत्तियों के द्वारा होता है। अगला दिया है, कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये है तमिलनाडु में स्थित है। जो कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र है ये कहां स्थित है? तमिलनाडु इज द राइट आंसर। अगला दिया है, घरेलू गैस एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव कौन है? ये है ब्यूटेन। ये कौन है? आइसोब्यूटेन और नॉर्मल ब्यूटेन आता है, ये हो गया ब्यूटेन। अगला दिया है, ऊर्जा के दो और नवीकरणीय स्रोत कौन कौन है? तो ऊर्जा के दो और नवीकरणीय स्रोत की मतलब होता है जिसका प्रयोग एक बार किया जाए और पुनः दोबारा उपयोग ना हो जाए। इसका सही आंसर क्या होगा? कोयला और पेट्रोलियम। क्या है? ये और नवीकरणीय का उदाहरण है। इसका सही आंसर हो जाएगा कोयला और पेट्रोलियम। अगला है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह है अपचयन की प्रक्रिया है, या उसको कहेंगे उष्मा क्षेपी भी कहा जाता है ना। अगला दिया है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। तो ये कहलाएंगे वैद्युत संयोजी यौगिक। जो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो यौगिक बनेगा उसको कहेंगे वैद्युत संयोजी। अगला दिया है हमारा कि निम्नलिखित अभिक्रिया में से कौन अपघटन अभिक्रिया का एक उदाहरण है? तो अपघटन मतलब क्या होता है? यहाँ पर टूटना। इसमें कौन टूट रहा है? जो 2KClO3 इक्वल टू KCl प्लस 3O2 ये क्या हो रहा है? टूट रहा है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला दिया है, निम्नलिखित में से किसमें टार्टेरिक अम्ल पैदा है? तो टार्टेरिक अम्ल पैदा है इमली में। टार्टेरिक अम्ल किसमें पैदा है? इमली में। सिट्रिक अम्ल संतरा में, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, और जो सिरिका होता है इसमें कौन होता है? इसमें भी एसिटिक होता है, एसिटिक अम्ल। चलिए अगला दिया है, बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल ट्वाइस। अगला दिया है कि पित्त रस का साबित होता है। पित्त रस कहां साबित होता है? तो पित्त रस साबित होता है हमारा यकृत से। जो पित्त है ये साबित होता है यकृत से, और जमा होता है पित्ताशय में। जमा का होगा? पित्ताशय में। स्रावित होगा यकृत से। अगला दिया है 26 नंबर, क्षुद्रांश में स्थित रसाकुर का क्या कार्य है?
तो इसका मेन कार्य क्या है? इसका मुख्य कारण है अवशोषण का सतह क्षेत्रफल को बढ़ाना। जो अवशोषण करने का जो सतह है ना, उसके क्षेत्रफल का करेगा, ये बढ़ाएगा। कौन? जो सुधांश रस, जो इसमें स्थित रस होता है, वे क्षेत्रफल को बढ़ाने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन दिया है, मुख गुहा के पिछला भाग को क्या कहते हैं? तो मुख गुहा के जो पिछला भाग है, जहां से भोजन को निकाला जाता है, उसको ग्रासनी कहा जाता है। और उसकी जो नली होती है उसको कहते हैं ग्रास नली। हमारा सही आंसर होगा ग्रासनी। अगला दिया है, बाहरी वातावरण से कोशिका में ऑक्सीजन का स्थानांतरण और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना क्या कहलाता है? इसको कहते हैं श्वासोश्वास। श्वासोश्वास क्या होता है? जो कोशिका होती है उसमें ऑक्सीजन का स्थानांतरण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। अगला दिया है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन होता है ना, ये जल से प्राप्त किया जाता है, यानी H2O से ऑक्सीजन निकलता है। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि निम्नलिखित में से किससे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? यानी कोशिका में जो भी ऊर्जा होती है वे एटीपी के रूप में जमा होती है। जो कोशिका में जो भी ऊर्जा किस रूप में जमा होगी? एटीपी के रूप में। हमारा ए आंसर हो जाएगा। अगला है, पादप में जाइलम का उत्तरदायी है। पादप में जो पेड़ पौधे हैं उसमें जो जाइलम, उसका क्या काम है? तो जल का वाहन करना। जो जल है, जल से खनिज लवण और जो जल है उसको पत्तियों तक या ऊपर की सतह तक लेकर जाने का मुख्य कार्य है इसका। अगला है, प्लाज्मा के अलावा रक्त में निम्नलिखित में से क्या पाए जाते हैं? तो जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा के अलावा श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC पाई जाती है, लाल रक्त कोशिकाएं यानी RBC भी पाई जाती है, और रक्त पट्टिका रक्त जो बीमाणु होते हैं वे भी पाए जाते हैं। यानी हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। यानी जो भी प्लाज्मा है, श्वेत रक्त है, लाल रक्त है, रक्त बीमाणु है, सबके पाए जाते हैं कहाँ? हमारे रक्त में पाए जाते हैं। अगला दिया है, मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है? तो जो मैग्नीशियम है आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त का ये सदस्य है। अगला दिया है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो आवर्त सारणी में 7 गो आवर्त होता है। आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? 7। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 7। अगला दिया है, निम्नलिखित में से कौन जल संचयन की प्राचीन विधि नहीं है? तो जो जल संचय की जो प्राचीन विधि है, कट्टा नहीं है, कट्टा नहीं है। ये जो डेल वेल है, वेल मैंने कुआं खुदाई तो है, पुल का भी था और इसका भी था ना। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए। अगला, टिहरी बांध का निर्माण का उद्देश्य क्या है? तो जो टिहरी बांध है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बिजली का उत्पादन, भूमि सिंचाई, जल आपूर्ति, या इनमें सभी। तो सही इस आंसर का होगा सही, सभी हो जाएगा। तो जो टिहरी बांध है ये सबसे ऊंचा बांध है भारत का, और ये उत्तराखंड में ना। चलिए अगला दिया है, अपशिष्ट प्रबंधन की नई अवधारणा क्या है? जो अपशिष्ट प्रबंधन है इसकी नई अवधारणा क्या है? पुनः उपयोग, पुनः चक्रण, कमी, या इनमें सभी। तो सभी हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा कि जो भी अपशिष्ट प्रबंधन होता है उस कोशिश होता है कि उसका पुनः उपयोग किया जाए, उसका चक्रण चलाया जाए और अपशिष्टों की संख्या कम हो। ऐसा क्या हो जाएगा इसमें? सभी। अगला दिया है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से नवीकरणीय संसाधन कौन है? नवीकरणीय संसाधन का मतलब होता है जिसका हम लोग प्रयोग बार बार कर सकते हैं। तो कोयला का प्रयोग बार बार नहीं कर सकते हैं, एक बार से दोबारा नहीं कर सकते हैं, वन का भी नहीं किया सकता है, और इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। यदि वायु होता या जल होता, या जो वायु से जो विद्युत बनता है या जल से बनता है, जल विद्युत बिजली होती है, तो ये क्या हो सकते हैं? नवीकरणीय संसाधन हो सकती है, या सौर ऊर्जा हो सकता है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा। अगला दिया, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस का मुख्य घटक है? तो बायोगैस का मुख्य घटक है मीथेन। बायोगैस का मुख्य घटक कौन है? मीथेन, CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेस्टिक अल्सर हो सकता है, पेस्टिक अल्सर किसको हो सकता है? तो पेस्टिक अल्सर उसको होगा जो लंबे समय से भूखे रहता है। तो जब लंबे समय से कोई व्यक्ति भूखा रहता है ना, उससे एक बहुत गंभीर बीमारी होती है, उसको कहते हैं पेस्टिक अल्सर। और ये अक्सर गरीबों को या जो मजदूर होते हैं उनको ज्यादा ये होता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, हवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षैतिज चुंबक हमेशा आराम की स्थिति में रहता है, तो वह किस दिशा में लटका रहेगा? तो सही आंसर क्या होता है? उत्तर दक्षिण दिशा में। जो स्वतंत्र रूप से कोई भी
चुंबक को छोड़ देंगे तो वह उत्तर और दक्षिण की ओर रहेगा, लटका रहेगा। और अगला क्वेश्चन दे दिया है कि यदि एक विद्युत धारावाही तार के समीप कंपास रखा जाता है तो यह कंपास की सुई क्या करेगा, विक्षेपित करेगा। चलिए, विक्षेपित करेगा या धारावाही तार इससे विक्षेपित होगी, विक्षेपित नहीं होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ये धारावाही तार की क्या होगा, विक्षेपित होगा। ये धारावाही तार है उसकी तरफ क्या होगा, ये विक्षेपित होगा। अगला दिया है फैराडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज किए जिसमें शामिल है, तो फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरणा का सिद्धांत दिया था, विद्युत अपघटन के नियम भी दिए थे। तो यानी हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी। ठीक है, सही आंसर क्या होगा, ए और बी। अगला दिया है विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, विद्युत मोटर किससे किस में परिवर्तित करता है, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जो विद्युत मोटर होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है, वो होता है डायनेमो या जनरेटर। अगला क्वेश्चन दिया फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम बाएं हाथ की तर्जनी की संकेत करती है। ठीक है, तो जो बाएं हाथ की जो तर्जनी है किसको संकेत करती है, तो ये करती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। किसको संकेत करती है, चुंबकीय क्षेत्र के दिशा को ये संकेत करती है। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे किस प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र पैदा होते हैं। जब कोई चालक तार है, जब कोई चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसके ऊपर और नीचे किस तरह के चुंबकीय क्षेत्र पैदा होते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, विपरीत प्रकार के क्या होंगे, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होंगे। अगला दिया है जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है। जो जल विद्युत ऊर्जा है पन बिजली, यह किस प्रकार की ऊर्जा है, यह एक अनवीकरणीय संसाधन है। यह क्या है, एक अनवीकरणीय संसाधन है, यानी इसका प्रयोग हम बार बार कर सकते हैं, और इसको गैर पारंपरिक भी संसाधन कहते हैं। अगला दिया है कौन सी गैस वैश्विक उष्णन के लिए उत्तरदायी है। जो विश्व में जो गर्मी है उसके लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है, ग्लोबल वार्मिंग गैस किसको कहते हैं, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ग्लोबल वार्मिंग जो भी बढ़ रहा है पृथ्वी पर CO2 बढ़ने का ना, और इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। अगला दिया है किशोरावस्था होने वाले परिवर्तन को कहते हैं, किशोरावस्था में जो होता है उस परिवर्तन को क्या कहते हैं, विवेचन नहीं होगा, अंकुरण नहीं होगा, वृष्टि नहीं होगा, यानी आंसर होगा हमारा इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उसको हम लोग कहते हैं एक। चलिए अगला दिया निम्नलिखित में से कौन परिवर्तन परिवार नियोजन में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है। तो डायफ्राम सही है, कंडोम सही है, कॉपर्टी एवं लोप ये भी सही है। यानी जो परिवार नियोजन के लिए तीनों ऑप्शन हमारा सही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी, इनमें से सभी, यानी परिवार नियोजन के लिए तीनों प्रभावी रूप से उपाय है। अगला है एटाविज्म का क्या अर्थ होता है। एटाविज्म का अर्थ होता है जो संतति होती है ना, जो संतति होती है जनक के गुणों को, मैंने जो भी संतति होती है उसमें जनक के गुणों को प्रविष्ट होना, जनक के गुणों को आना, इसको कहते हैं एटाविज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग कि किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है। कोई भी जीव है उसका जीनी संरचना क्या कहलाएगा, जीनोटाइप कहलाएगा। किसी भी जीव के जो जीन की जो संरचना है ना उसको कहते हैं जीनोटाइप। प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। प्राकृतिक चयन द्वारा जो जीवों का विकास होता है ना इसको क्रमिक विकास कहा जाता है, और क्रमिक विकास को किसने दिया था, डार्विन ने दिया था, और इसको कहते हैं डार्विनवाद। जो क्रमिक विकास होता है किसने दिया था, लॉर्ड डार्विन ने दिया था। ठीक है, अगला दिया है क्वेश्चन जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन है। जैव आवर्धन को प्रदर्शित करने वाला रसायन है DDT। जैव आवर्धन को प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन है, DDT। तो डी हमारा आंसर होगा। अगला है प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन कहलाएगा, तो वे कहलाएंगे शाकाहारी, क्योंकि जो स्रोत होता है ना, स्रोत होता है सूर्य। कौन होता है, सूर्य। जो उत्पादक होता है, उत्पादक ये होता है हरा घास, हरा घास।
ठीक है। अब प्रथम जो होता है, जो हरा घास को खाएगा उसे कौन खाएगा? शाकाहारी। कौन खाएगा? शाकाहारी। और जो द्वितीय होते हैं वे मांसाहारी या मांसाहारी या सर्वाहारी। तो हमारा सही आंसर होगा डी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। सीएफसी का व्यापक उपयोग होता है। सीएफसी का व्यापक उपयोग कहां होगा? तो सीएफसी मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जेट इंजन में भी होता है, रेफ्रिजरेटर में भी होता है, एयर कंडीशन होता है। तो सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। ब्यूटेन में कितने समयावधि संभव है? तो ब्यूटेन में 4 समयावधि संभव होते हैं। ब्यूटेन में कितने समयावधि संभव है? 4। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 4। अगला दिया है, मीथेन के अणु का आकार कैसा होता है? देखिए मीथेन होता है CH यानी ये होता है CH4। ये कैसा कैसा हुआ? यहां से ऐसे ऐसे ऐसा है ना, ये क्या हो जाएगा? समचतुष्फलकीय। आंसर क्या होगा? समचतुष्फलकीय। तो हमारा सही आंसर होगा समचतुष्फलकीय। और 59 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयुक्ता होती है। तो जो भी कार्बनिक यौगिक होता है ना, उसमें जो कार्बन की संयुक्ता होती है कितनी होती है? 4 होती है। तो संयुक्ता किसे कहते हैं? कोई भी परमाणु के अंतिम कक्षा में जो बातम कक्षा में अष्टक पूरा करने के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है, वो जितना त्यागता या ग्रहण करता है वो संयुक्ता कहलाता है। और कार्बन के कितने होते हैं? 4 होते हैं। अगला दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन एक होता है एल्केन। और एल्कीन और एल्काइन क्या है? ये दोनों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ये सही क्या हो जाएगा? एल्केन। CnH2n+2 इसका सामान्य सूत्र होता है। अगला दिया है, एथिलीन का यूपेक नेम क्या होता है? तो जो एथिलीन होता है इसका यूपेक नाम क्या होता है? एथीन होता है। क्या होता है? एथीन। एथिलीन का यूपेक नाम एथीन होता है। अगला है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी की एक कमी क्या है? माने जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी है उसमें क्या गलती है? तो उसका सबसे बड़ी गलती यह है उसने हाइड्रोजन को एक उचित स्थान नहीं दिया। तो ये क्या है उसकी? ये खराबी है किसकी? मेंडलीफ आवर्त सारणी की। चलिए अगला दिया है, अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित हुआ था? न्यूलैंड्स का अष्टक नियम हम सुने हैं। न्यूलैंड्स होगा, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, डोबनियर का त्रियक नियम, मेंडलीफ का आवर्त सारणी। और इसमें तो ये नहीं काम किया। तो आंसर सही क्या हो जाएगा हमारा? बी। चलिए अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन यौगिक सबसे अधिक क्षारीय होता है? तो सबसे अधिक यदि हम इसमें से सब में देखेंगे ना, तो सब में से क्षारीय अधिक कौन होगा? Na2O सबसे अधिक क्षारीय यौगिक इसमें से है। अगला क्वेश्चन दिया है, किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं। किरण के समूह को क्या कहेंगे? किरण पुंज। और अगला दिया है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। बहुत सा बच्चा जानता है जो प्रकाश की किरणें होती है वे हमेशा सीधी दिशा में गमन करती है। और जो किरणों का समूह होता है उसे किरण पुंज कहते हैं। चलिए अगला दिया है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है? तो जो अवतल दर्पण है ये अभिसारी लेंस का काम करता है, यानी जो प्रकाश की किरण होती है उसको इकट्ठा करता है। इसीलिए इसका सौर कुकर में, सौर भट्टी में इसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला दिया है, कार के हेडलाइट में निम्नलिखित में से किस प्रकार की दर्पण का उपयोग होता है? जो कार होती है, कार की जो आगे की जो हेडलाइट होता है जहां से प्रकाश निकलता है, तो ये क्या करेगा? प्रकाश को विखरेगा। प्रकाश को विखरेगा। तो प्रकाश को कौन विखरेगा? अवतल दर्पण। कौन विखरेगा? अवतल दर्पण। जो भी कार की हेडलाइट होता है उसमें होता है अवतल, जो साइड मिरर होता है उसमें होता है उत्तल। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? अवतल डी। अगला दिया है क्वेश्चन, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा हो गई ऋणात्मक, और जो उत्तल दर्पण होती है उसका होता है धनात्मक। सही आंसर हो जाएगा हमारा बी। किस दर्पण से हमेशा वस्तु छोटा प्रतिबिंब बनता है? देखिए उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण है ना जो हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनेगा? छोटा बनाएगा। इसीलिए इसका साइड में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जब छोटा बनाएगा तो उससे बहुत सारी जो बहुत क्षेत्र का उसमें फिगर बन जाएगा। इसलिए इसका क्या किया जाता है? साइड में के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्या है कि वायु में प्रकाश की चाल
वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होगी? तो देखिए वायु जो प्रकाश की चाल होती है सबसे अधिक निर्वात में होती है। ये पूछा है वायु में, तो वायु में क्या होगा? कम होगा। सबसे अधिक होता है किसमें? निर्वात में। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कम होती है। तो वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? कम होती है। ठीक है, चलिए अगला दिया, प्रकाश द्वारा प्रदर्शित कौन सी घटना तारों के टिमटिमाने में प्रदर्शित होती है? तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे क्या होते हैं? टिमटिमाते हुए हमें नजर आते हैं, क्योंकि जो तारों और जो पृथ्वी के बीच में बहुत सारी क्या होती है? हवा की लहरें होती है, जो कभी संघन होती है तो कभी विरल होती है, और जब प्रकाश उनसे गुजरता है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है, इसीलिए ये टिमटिमाते हैं। चलिए अगला दिया है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में क्या कर देता है? तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा आयनिक होता है। जो जल में जो अम्ल होता है ना, ये क्या होता है? आयनिक होते हैं, इसीलिए विद्युत का क्या करते हैं? संचालन करते हैं। यानी जो आयन है उसका उसमें संचालन चलने लगते हैं, इसलिए क्या होता है? सुचालक बन जाते हैं। 74 नंबर दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा गंधीय सूचक नहीं है, यानी कौन सा गंध नहीं देता है? तो लौंग का तेल देता है, वो वेनिला देता है, शकरकंद में गंध नहीं होता है। तो सही आंसर क्या हो हमारा? शकरकंद इज अ राइट आंसर। चलिए अगला आंसर दिया क्वेश्चन कि चिट्टी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो चिट्टी के डंक में होता है फार्मिक अम्ल, और फार्मिक अम्ल को ही कहते हैं मेथनोइक अम्ल। सही आंसर क्या हो जाएगा? मेथनोइक अम्ल, सी आंसर। चिट्टी के डंक में कौन सा होता है? फार्मिक एसिड यानी मेथनोइक अम्ल। अगला है, निम्नलिखित में से किसको जल में डुबोकर रखा जाता है? तो जल में किसको डुबोकर रखते हैं? तो इसको रखते हैं सल्फर को। सल्फर कहते हैं गंधक को। तो गंधक कहां रखा जाता है? गंधक को हमेशा जल में डुबोकर रखा जाता है। जो श्वेत फास्फोरस होता है इसको किरोसिन में डुबो रखा जाता है। जो लाल फास्फोरस है इसका प्रयोग होता है दिया सलाई में। चलिए अगला है, अयस्क में अशुद्धि के रूप में उपस्थित पदार्थ को कहते हैं गैंग। क्या कहेंगे? गैंग या अघात्री भी कहा जाता है। हमारा सही आंसर होगा बी। जो भी अयस्क में अशुद्धियां पाई जाती है उसके हम लोग कहते हैं गैंग। अगला है, निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो बहुत आसान क्वेश्चन है। सही आंसर क्या होगा? सोडियम, Na। सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। अगला सेकेंड लास्ट दिया है, सोने में कौन सी धातु को मिलाकर मिश्र धातु तैयार किया गया है? तो जो भी सोना का जो भी आभूषण बनाते समय मिश्र धातु में चेंज किया है, क्या डालकर? कॉपर डालकर, यानी Cu, बी आंसर हो जाएगा हमारा। चलो अगला लास्ट दिया है, सिलिकॉन एक है, सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन अधातु है, धातु है, या मिश्र धातु है, या उपधातु है? तो जो सिलिकॉन है ये न धातु है न अधातु है, ये है उपधातु। सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है? ये उपधातु है। और हम लोग इस तरह से जो 80 जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व कर दिए, और आगे फिर जो भी क्लास आ रहे हैं उसके साथ हम लोग जुड़े रहेंगे। चलिए